Hello everyone. Today the topic which we are going to discuss is res sub judice. ये बेसिकली इसका मतलब होता है स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट ये दे रखा है सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीपीसी के अंदर। ये दे रखा है सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीपीसी के अंदर। इसे हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिए कोई ए है, उसका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था अगेंस्ट बी। बी के अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। अब ये सूट पेंडिंग में है, ये सूट अभी पेंडिंग में है। इतने में ही बी क्या करता है, ए के अगेंस्ट उसी प्रॉपर्टी को लेके एक सूट फाइल कर देता है, उसी प्रॉपर्टी को लेके सूट फाइल कर देता है ए के अगेंस्ट, ठीक है। अब जब पहले प्रीवियसली एक मैटर पेंडिंग में है और दूसरा सूट, इसे हम लिख देते हैं सूट 1 और इसे हम लिख देते हैं सूट 2। अब मान के चलिए अभी जो पहले पेंडिंग वाला मैटर है अभी वो पेंडिंग में चल रहा है और आपने एक सब्सिक्वेंट सूट और फाइल कर दिया, तो रेस सब जुडिस का मतलब यह है इस सब्सिक्वेंट सूट पे लग जाएगा स्टे। इस सब्सिक्वेंट सूट पे लग जाएगा स्टे। जैसे ही ए ऑब्जेक्शन रेज करेगा कि भाई अभी तो मैटर पहले तो पेंडिंग चल ही रहा है, अभी तो सूट 1 हमारा सेम मैटर है, सेम पार्टीज है, सब कुछ सेम है, इसके अब आपने दूसरा सूट कैसे फाइल कर दिया अभी जब पहले ही पेंडिंग में मैटर है। तो अगर आपने दूसरा सूट फाइल कर दिया है तो दूसरे सूट पे लग जाता है स्टे, दैट इज रेस सब जुडिस लग जाएगा दूसरे सूट पे। दूसरे सूट पे लग जाएगा रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस के मैटर अभी पेंडिंग में है, जब मैटर अभी पेंडिंग में है तो सब्सिक्वेंट सूट पे लग जाता है हमारे स्टे। सब्सिक्वेंट सूट पे हमारे लग जाता है स्टे। तो रेस सब जुडिस स्टे लगाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है ये हम पढ़ते हैं। तो अब हम एक रेस सब जुडिस लगाने के लिए, स्टे लगाने के लिए हम इस सब ये चीजें हैं जो एक सूट के अंदर इंपॉर्टेंट है। कैसे कि 2 सूट्स आर पेंडिंग। सबसे पहले ए ने बी के ऊपर कर रखा है और बी ने ए के ऊपर कर दिया, तो दोनों सूट अभी एक फॉर्मर वाला फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट, दूसरे सूट को कहते हैं सब्सिक्वेंट सूट। जब अभी वो डिसाइडेड ही नहीं है, अभी वो डिसाइडेड ही नहीं है, दोनों सूट अभी पेंडिंग में है, तो दोनों सूट पेंडिंग में होने चाहिए। मैटर इन इशू शैल बी द सेम। यहां भी मैटर इन इशू सेम था, यहां भी मैटर इन इशू सेम था, यहां भी वो प्रॉपर्टी मान के चलिए ए कह रहा था कि ये मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी है और बी कह रहा है ये प्रॉपर्टी मुझे सक्सेशन से मिली है मेरे फादर से, और यहां भी मैटर इन इशू सेम होना चाहिए। यहां भी मैटर इन इशू सेम, यहां भी मैटर इन इशू सेम, पार्टीज यहां भी सेम वहां भी सेम, टाइटल प्रॉपर्टी यहां भी सेम वहां भी सेम। फॉर्मर सूट शुड नॉट हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। फॉर्मर सूट, अब फॉर्मर सूट कौन सा है, ये वाला फॉर्मर सूट है, तो ये हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड का ये मतलब है अभी इस कोर्ट में जितने भी इश्यूज फॉर्मर सूट में थे अभी कोर्ट ने उन्हें डिसाइड नहीं करा है फाइनली, अभी कोर्ट उन्हें डिसाइड करेगा, अभी कोर्ट उन्हें डिसाइड करेगा। अगर ये चीजें हैं तो वो कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट पे लगा देगा स्टे, सब्सिक्वेंट सूट पे लगा देगा स्टे। क्या लगा देगा, स्टे ऑन सब्सिक्वेंट सूट, स्टे ऑन सब्सिक्वेंट सूट, सब्सिक्वेंट सूट पे कोर्ट लगा देगा स्टे। अब हम आगे समझते हैं, एक हमें चीज समझनी पड़ेगी कि फॉर्मर कोर्ट और सब्सिक्वेंट, फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट में क्या डिफरेंस है, फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट में क्या डिफरेंस है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। देखिए एक वर्ड है फॉर्मर सूट, एक वर्ड है सब्सिक्वेंट सूट, सब्सिक्वेंट सूट, एक वर्ड है फॉर्मर सूट, एक वर्ड है सब्सिक्वेंट सूट। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सेक्शन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़ना पड़ता है। सेक्शन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन 1 जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि फॉर्मर सूट कौन सा होता है और सब्सिक्वेंट सूट कौन सा होता है। जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ए ने एक सूट फाइल करा, ए ने एक सूट फाइल करा बी के ऊपर प्रॉपर्टी के लिए, ए ने एक सूट फाइल करा बी के ऊपर प्रॉपर्टी के लिए, फिर बी ने उसी सेम प्रॉपर्टी के लिए ए के ऊपर एक सूट फाइल कर दिया। अभी जो है ये वाला सूट अभी डिसाइडेड
डिसाइडेड नहीं है। अभी ये सूट डिसाइडेड नहीं है, बी ने सेम कर दिया। तो अभी के लिए हम क्या समझते हैं कि फॉर्मर सूट कौन सा होता है कि जो इंस्टीट्यूट पहले हुआ है, इंस्टीट्यूट पहले हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हम नहीं समझेंगे कि जो पहले इंस्टीट्यूट हुआ है वो फॉर्मल सूट है ना। देखिए आप ध्यान से सुनिए, जो पहले डिसाइड होगा, जो पहले डिसाइड होगा उसे हम मानेंगे, जो पहले डिसाइड होगा उसे हम मानेंगे फॉर्मर सूट। फॉर्मर सूट हम किसे मानते हैं? जो पहले डिसाइड होता है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए इस चीज को कि सेक्शन नंबर 10 की जो स्टार्टिंग हो रही है वहां लिखा है नो कोर्ट शैल प्रोसीड। नो कोर्ट शैल प्रोसीड इन वर्ड से शुरू हो रहा है। यहां ये नहीं लिखा है नो कोर्ट शैल ट्राई सेक्शन 11 की तरह, बार नहीं है, बार नहीं है, इनहेरेंट जुरिस्डिक्शनल बार नहीं है। मगर यहां पे क्या है? नो कोर्ट शैल प्रोसीड, आगे नहीं बढ़ेगा। मान के चलिए, फिर भी मान के चलिए ये जो ए पहला सूट था, ये जो सूट 1 था हमारे पास, ठीक है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि मान के चलिए एक सूट चल रहा है, ये पहला, जो पहली बार फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट हुआ है ए और बी के बीच में, वो अभी इस स्टेज पे है। ए और बी के बीच में जो सूट है वो अभी इस स्टेज पे है, केस अभी इस स्टेज पे है। बी ने फिर से ए के अगेंस्ट कर दिया, वो यहां स्टेज पे पहुंच चुका है। तब जाके कोर्ट को पता लगता है कि अभी तो एक फॉर्मर, एक मतलब पहले सूट जो इंस्टीट्यूट हो रखा है, तो कोर्ट इस सूट को प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ेगा और सेकंड सूट जो फाइल हो रखा है, क्योंकि वो डिसाइडिंग स्टेज पे है, तो वो डिसाइडिंग स्टेज पे है। अब कोर्ट किस पे स्टे लगाएगा? कोर्ट इस पे स्टे लगा देगा, कोर्ट इस पे स्टे लगा देगा, क्योंकि ये डिसाइड होने वाला है। तो हमें इस चीज से ध्यान रखिएगा आप, सब्सिक्वेंट सूट वो नहीं होता जो बाद में फाइल हुआ है या बाद में इंस्टीट्यूट हुआ है, या फॉर्मर सूट वो नहीं होता जो पहले इंस्टीट्यूट हुआ है। फॉर्मर सूट वो होता है जो पहले डिसाइड हो, जो पहले डिसाइड हो। वहां लिखा है नो कोर्ट शैल प्रोसीड, नो कोर्ट शैल प्रोसीड, बार उस चीज पे नहीं है कि ट्राई नहीं कर सकते, आप आगे मत बढ़िए, आप स्टे लगा दीजिए। तो इसका याद रखेंगे, हम समझेंगे फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट। फॉर्मर सूट हमेशा कौन सा होगा? जो डिसाइड पहले होगा, और सब्सिक्वेंट सूट कौन सा होगा? जो जिसपे हम स्टे लगाएंगे। तो फॉर्मर सूट हम ये नहीं है कि ये पहले इंस्टीट्यूट हुआ है तो इस पे, ये पहले इंस्टीट्यूट हुआ है तो इसे हम फॉर्मर सूट मान लेंगे ना। फॉर्मर सूट हम उसे मानेंगे जो पहले डिसाइड होगा, जो पहले डिसाइड होगा। अगर ये पहले डिसाइडिंग स्टेज पे पहुंच चुका है, जो सेकंड सूट फाइल हुआ है, तो कोर्ट इस वाले सूट पे सब्सिक्वेंट सूट इसे मान लेंगे, और इस वाले, क्योंकि जो पहले डिसाइड होगा उसे हम फॉर्मर सूट कंसीडर करेंगे, उसे हम फॉर्मर सूट कंसीडर करेंगे। अब मैं आपको एक केस और बताता हूं। तो बेसिकली ये है वो केस, आपसी जल्ट्स एंड अदर्स वर्सेस खुशरो रुस्तम 2013 सुप्रीम कोर्ट 2 जजेस में। इसमें ये बात कही गई, द मेन टेस्ट ऑफ रेस सब जुडिस इज वेदर द फॉर्मर सूट इफ डिसाइडेड फर्स्ट वुड अप्लाई एज रेस जुडिकाटा अपॉन द सब्सिक्वेंट सूट। इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान के चलिए ये एक सूट है, सूट 1, और ये सूट 1, और ये है सूट 2। ये वाला सूट अभी इसी स्टेज पे है, और जो सूट 2 वो इस स्टेज पे पहुंच चुका है, डिसाइडिंग स्टेज पे। तो मैंने आपको ऑब्वियसली बताया है कि फॉर्मर सूट वो होता है जो पहले डिसाइड होगा। तो हम फॉर्मर सूट किसे मानेंगे? इसको फॉर्मर सूट मान लेंगे और इसको सब्सिक्वेंट सूट मान लेंगे, भले ये पहले इंस्टीट्यूट हुआ हो, इससे पहले भले ये इंस्टीट्यूट हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या लिखा था? मेन टेस्ट ऑफ रेस सब जुडिस इज वेदर द फॉर्मर सूट डिसाइडेड फर्स्ट। अब मान के चलिए ये सूट हो गया डिसाइड, ये सूट हो गया डिसाइड, मान के चलिए ए के फेवर में आ गया ये सूट, ए के फेवर में कोर्ट ने डिक्री दे दी, द वेदर डिसाइडेड फॉर विल अप्लाई एज रेस जुडिकाटा। अब क्योंकि सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, तो इस पे क्या अप्लाई कर जाएगा? वो रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा। और हमें ये बात पता है, ये बात तो हमें पता ही है कि रेस सब जुडिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इश्यूज पे नहीं लगता, वो पूरे सूट पे लगता है। इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं, लास्ट पॉइंट है ये, इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेस सब जुडिस इश्यूज पे नहीं लगता, हमेशा सूट पे लगता है। तो क्या रेस सब जुडिस किस पे नहीं लगता? इश्यूज पे नहीं लगता, पूरे सूट पे लगता है।
किस पे लगता है? पूरे सूट पे लगता है, इश्यूज पे नहीं लगता। जैसे मान के चलिए ए ने बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया प्रॉपर्टी का, उसके अंदर 5 इश्यूज थे, 5 इश्यूज थे। फिर बी ने ए के ऊपर सूट फाइल किया, अभी ये मैटर पेंडिंग में ही था, अभी ये मैटर पेंडिंग में ही था, मगर बी ने ए के ऊपर एक और सूट फाइल किया, ठीक है, जिसके अंदर क्या ये 1 2 3 4 5 इश्यूज थे। यहां पे 1 2 3 4 दो इश्यूज तो बिल्कुल सेम थे, दो इश्यूज तो बिल्कुल सेम थे, मगर बाकी के दो इश्यूज बिल्कुल अलग थे। तो इसके ऊपर कभी भी रेस सब जुडिस नहीं लगेगा। क्यों? रेस सब जुडिस हमेशा पूरा सूट पे लगता है, पूरा सूट सेम होना चाहिए, पूरा सूट सेम होना चाहिए, तभी आपका रेस सब जुडिस लगेगा। वरना अगर इश्यूज डिफरेंट हैं दोनों केसेस में, एक आधा इश्यू सेम भी अगर है, तो रेस सब जुडिस नहीं लगेगा, कोर्ट स्टे नहीं लगाएगा, कोर्ट बिल्कुल भी स्टे नहीं लगाएगा। मगर हां, अगर मान के चलिए ए ने बी के ऊपर एक सूट फाइल किया जिसके अंदर 3 इश्यूज थे, और बी ने ए के ऊपर सूट फाइल किया जिसके अंदर भी 3 इश्यूज थे, 4 इश्यूज थे मानिए, एक जो 3 इश्यूज थे वो मटेरियल इश्यूज हैं, जो इससे बिल्कुल रिलेट कर, एक छोटा मोटा कोई इश्यू है जो इतना ज्यादा मटेरियल नहीं है, अगर तीनों यहां पे मटेरियल इश्यूज है तो रेस्ट सब जुडिस कोर्ट लगा देगा, क्योंकि मटेरियल इश्यूज तो बिल्कुल सेम है, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है मटेरियल इश्यूज है वो तो बिल्कुल सेम है। मगर अगर मटेरियल इश्यूज ही अलग अलग हैं तो कोर्ट कभी भी स्टे नहीं लगाएगा, कोर्ट कभी भी स्टे नहीं लगाएगा। एंड लास्ट बात मैं जो आपको समझाना चाहूंगा इसके अंदर वो ये है कि एक तो सेक्शन नंबर 10 से स्टे लगा सकता है कोर्ट किसी भी सूट पे, और एक सेक्शन नंबर 151 ऑफ सीपीसी से, इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट से भी कोर्ट स्टे लगा सकता है। सो ऑल द बेस्ट।